बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। JIT की रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर आए हुए चौथा दिन, लेकिन रिपोर्ट में शरीफ खानदान के गुज़िश्ता 40 साल के मामलात पर रोजाना की बुनियाद पर सनसनीखेज इंकिशाफात का सिलसिला जारी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के अहम किरदार जावेद कयानी, जिनके मुतालिक बहुत से अहम इंकिशाफात हमने अपने कल के प्रोग्राम में किए थे। आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे जावेद कयानी के मजीद तहलका खेज इंकिशाफात। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि इंडियन फिल्म का किरदार गजनी, जिसमें आमिर खान बार बार भूल जाते थे, JIT की रिपोर्ट को पढ़कर किसने गजनी की याद को ताजा कर दिया, यह भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वजीर आजम के समधी और मुल्की खजाने के अमीन इसहाक डार साहब, जिनको JIT ने टैक्स चोर और बददियानत करार दे दिया, डायरेक्टर FIA बशारत शहजाद और साबिक चेयरमैन नैब जनरल रिटायर्ड अमजद ने इसहाक डार का किस तरह से कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया, उसकी भी मुकम्मल तफसील हम आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि पीछे ना हटें, डट जाएं, लड़ जाएं। विफाकी काबीना ने वजीर आजम को खड़ा कर दिया। डिक्टेशन नहीं लूंगा का बयान देने वाले नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं दूंगा ऐलान कर दिया गया। क्या यह ऐलान अपनी पार्टी के अरकान को ये तासुर देने की कोशिश है कि हमें छोड़े मत, कुछ नहीं होने वाला, या फिर वजीर आजम पाकिस्तान ये फैसला कर चुके हैं कि लड़ाई मोल लेकर निजाम लपेट दूंगा लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा? डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले क्लास साहब, जो JIT की रिपोर्ट, हतमी रिपोर्ट हम पढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत सी चीजें खुलती चली जा रही हैं। सबसे पहले जावेद कयानी की, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अहम किरदार है शरीफ फैमिली के लिए, उनके हवाले से बड़े इंकशाफात कल किए थे। आज के प्रोग्राम में हमारे पास क्या ऐसा नया जो आप अपनी सुंबील से निकाल कर लाए हैं? आज तो पहले तो वहाँ से शुरू करते हैं, हालांकि और बहुत सारी चीज़ें हमने करनी थी, लेकिन जावेद कयानी साहब ने कुछ आज तरदीदें जारी की हैं, वो मैं ज़रा आपको पढ़ देता हूँ। अब कह सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम के जो और कुछ हमने नए डिस्क्लोजर्स अभी करने हैं, वो इस वजह से भी थोड़े से वो रह गए हैं क्योंकि कयानी साहब ज़रा जल्दी बोल पड़े, ज़रा इंतज़ार कर लेते थोड़ा सा तो एक ही साथ वो सारी डिटेल देते। अब आप उनके बता दें। आज उन्होंने कुछ तरदीदें जारी की हैं, कुछ चैनल्स पे उन्होंने चलवाई हैं। उसमें ये फरमाते हैं, सनतकार जावेद कयानी साहब की तरदीद, वो कहते हैं गलत बयान मंसूब करने वालों के खिलाफ कानूनी चारा जोई करूंगा जावेद कयानी। गलत इल्जाम, ठीक, सुनते हैं जरा। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक खुद से मंसूब खबरों की सख्ती से तरदीद करता हूं जावेद कयानी। वजीर आजम हाउस के हवाले से कोई बयान नहीं दिया, ये जावेद कयानी साहब फरमा रहे हैं। जी। और फिर कहते हैं मुखालफिन झूठी और मन घड़त अफवाहें फैला रहे हैं जावेद कयानी साहब। ठीक है। अच्छा, वजीर आजम और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई बयान नहीं दिया जावेद कयानी। क्या खूब। ये वजीर आजम हाउस और मनी लॉन्ड्रिंग से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा जावेद कयानी। जैसे आपने अपने इंटरव्यू में पढ़ा है ना, ये लगता है जावेद कयानी साहब भी गजनीज़म का शिकार हुए हैं। अच्छा, इनको भी मेमोरी लैप्स पड़ गए हैं माशाल्लाह से, सभी को हो रहा है। या उन्होंने समझ लिया है कि हर ग्रुप जो है ना वो ऐसे ही है, कोई ऐसी खबर देगा अगले दिन माफिया मांगेगा। हजूर हम उन लोगों में से नहीं है। बिल्कुल कि एक दिन को खबर दें और अगले दिन हम माफिया छापे हैं और फिर अगले दिन एक और उसी तरह की खबर लगा दें। हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम बड़ा प्रॉपर होमवर्क करते हैं। आप शायद जब वहाँ पेश हुए थे ना जावेद कयानी साहब, तो वो आगे सामने 6-7 लोग बैठे। जरा ये स्क्रीन पे, मेरा ख्याल फुल स्क्रीन पे भी चलाएंगे कि जो मसूफ ये फरमा रहे थे। मैंने वजीर आजम हाउस की तो बात ही नहीं की, मैं तो नवाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं लिया। हजूर, जितना नवाज शरीफ के ऊपर इल्जामात आपने लगा दिए हैं जावेद कयानी ने, 2 लोगों ने लगाए हैं वैसे अल्लाह के फजल से, या इसहाक डार साहब ने इनको फंसाया था उसमें अपने कन्फेशन स्टेटमेंट में नवाज शरीफ साहब को, या जावेद कयानी साहब ने फंसाया। हमें तो नहीं पता था इन डिटेल्स का, जो कि सारी की सारी आप अंदर देते रहे। होता क्या है, जावेद कयानी पाकिस्तान से मफरूर हो गए थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आमिर साहब, जैसे आप कहते हैं ब्लॉकबस्टर, ये सीजन बनने चाहिए। हाउस ऑफ कार्ड्स जैसे एक आता है ना नेटफ्लिक्स पे, उसके सीजन बने। एक हाउस ऑफ शरीफ पे भी कोई टेलीविजन सीरीज बननी चाहिए और ये कई सीजन चलेगी, हर एक का अलग-अलग सीजन बनता है। क्या पता मुस्तकबिल करीब में हो जाए। ये मसूफ खौफजदा होकर पाकिस्तान से भाग गए थे जावेद कयानी साहब। ये आपको स्क्रीन पे आप जरा इसको अगर प्रोड्यूसर साहब मजीद क्लोजअप दिखाएं कि JIT रिपोर्ट में वजीर आजम उसके हाउस के हवाले से क्या लिखा हुआ है। इन्होंने खुद वहां पे चीजें बताई, मैं जरा एक्सप्लेन भी करूंगा सारे इसकी थोड़ी सी। हुआ ये था कि जावेद कयानी साहब जो हैं ये फरार हो गए थे 1993 में, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं रहे। ये 3 साल लंदन में फरार रहे, मफरूर रहे। उस वक्त वापस आए जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आए थे। उस वक्त नहीं, पाकिस्तान में जब वो दोबारा वजीर आजम बन गए थे 1997 में। 3 साल ये बहर रहे हैं।
इनको पता है कि जब आप उनके सामने इन्वेस्टिगेटर के सामने पेश होते हैं तो आपकी क्या हालत होती है। 6 लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने जाते ही जेआईटी की रिपोर्ट ये कहती है, उन्होंने कहा जनाब हमने इनसे तो वैसे इनको बिठाया, इन्होंने वॉलंटरली खुद इन्होंने बिठा के वो किया, इन्होंने इकरार कर लिया, नहीं खुद इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी, वॉलंटरली कन्फेस्ड। जी, इन्होंने खुद इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने देनी शुरू कर दी। वो जेआईटी कहते हमने अब इनसे पूछी भी नहीं थी, मांगी भी नहीं थी। जो नवाज शरीफ साहब के बारे में इन्होंने इंकशाफात किए हैं ना, मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब अगर जेआईटी की रिपोर्ट वो पढ़ सकते हैं, मेरे सामने पड़ी हुई है, तो उसके बाद हमारे पे गुस्सा ना निकालें, अगर निकालना है तो जीआईटी पे निकालें। जेआईटी पे नहीं, अपने ऊपर निकालें कि आपने नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कुछ नहीं बताया। इसने जावेद कियानी साहब ने इन्होंने बताया कि मेरे जो मामू थे और जेआईटी का कंक्लूजन में से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि हम इनकी डिटेल में जाएं, वो ये कहती है कि जो कुछ जावेद कियानी साहब कर रहे थे, जो इनके मामू सईद शेख साहब कर रहे थे, जो जेल अकाउंट इन्होंने 3 खोले हुए थे, मोहम्मद असगर के नाम पे, सलमान जिया के नाम पे, रमजान के नाम पे, नाम ही बड़े देहाती मेरे जैसे ढूंढे हैं, रमजान, असगर, शक की गुंजाइश ना वे उसमें रहे कि जरा पर सादे लोग हैं। जेआईटी लिखती है कि जनाब के उसका कंक्लूजन जेआईटी ने इनके बयानात पे क्या ड्रा किया जावेद कियानी साहब पे, वो प्लीज आप वो कहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड हिज फैमिली वर द एक्चुअल बेनिफिशियरी ऑफ दीज fictitious accounts and fraudulent transactions। जावेद कियानी ने जितना अपना वहां पे इनके सामने बयानात दिए हैं, जितनी इन्होंने तफसीलात नवाज शरीफ साहब के बारे में शेयर की हैं, जो जेली अकाउंट की ट्रांजैक्शन बताई हैं, मेरे मामू मुझे क्या बता रहे तो भांजा क्या वहां पे कार्रवाइयां डाल रहा था, उसके बाद जेआईटी इस नतीजे पर पहुंची है कि इनकी तमाम जेली फ्रॉड ट्रांजैक्शन जो कुछ भी की गई हैं, उन सब का फायदा नवाज शरीफ साहब और उनको खानदान को हुआ है। जो मसूब ये कह रहे हैं कि मैंने तो कभी मंसूब ही नहीं किया, इन्होंने क्या क्या मंसूब किया जरा वो मैं बता देता हूँ। आमिर साहब ने कल जरा थोड़ा सा एक लिहाज किया था। आज आप जरा खोल के बयान कर दें। लाहौरी है ना, वो भी तो मतलब जो इतना तो करना पड़ता है ना। अब यानी गखड़ा यहाँ के वैसे तो आप भी तो कश्मीर के लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज के हमारे सारे पीछे हट जाते हैं। तो सर मैं अगर आप जब ऐसा मौका आ जाए ना, बड़ी सीरियस गुफ्तगू होगी, उन्होंने कह दिया जब सीरियस बात आ जाए ना कोई लाहौर के हवाले से, तो फौरन कहते नहीं मैं तो कश्मीर का फलां मेरा गाँव है, मेरा गाँव तो कश्मीर में है। उस वक्त ऐसे होता है। अभी कियानी साहब का कहते हैं वो खड़े उनके क्या तल्लुक है वहां लाहौर से। खैर एनीवे हुआ ये था, वो ये मसूद फरमाते हैं, ये जो कियानी साहब हैं, कियानी साहब की ग्रेट, आज कहते हैं मैंने वजीर आजम साहब का मैंने तो नाम ही नहीं लिया, ये कहते हैं एक यहाँ पे अमेरिकन थे फिल बैरी साहब, जी बिल्कुल, वो यहाँ पे तशरीफ लाते थे और ये इन्होंने डिटेल दी है। इस लिखा कोरियर थे, कॉन्डुइट थे, बीच में पैसे की तफसील इधर से इधर ले जाते थे। आपको लफ्ज कोरियर सुन के कुछ साउंड नहीं हुआ, आपकी बेल्स आपके कानों में नहीं बजी? आपको पता है अमेरिकन ने जब इसको ट्रेस किया था ये उसामा बिन लादेन को, तो उन्होंने एक टर्म यूज की थी, वो जो आता था कवेती आता था, उस कवेती को कोरियर कहा गया कि हमने कोरियर को फॉलो करके उसामा बिन लादेन तक पहुंचे थे। तो ये कोरियर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि फिल बैरी साहब जो थे वो कोरियर थे नवाज शरीफ साहब के लिए, वो पैसे लेके आते थे या वो डॉलर के ट्रैवलर्स चेक अनसाइंड लाते थे, यहाँ के वो डॉलर बेरर सर्टिफिकेट इनके अकाउंट में डालते थे, डॉलर बेरर सर्टिफिकेट निकालते थे और फिर जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस, इसमें लिखा हुआ है मॉडल टाउन में, उस वक्त क्योंकि लाहौर में जो इनका मॉडल टाउन का हाउस था उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर कर दिया था, वहां जाते थे लेके। वो ये कहते हैं अब ये फिल बैरी साहब, अब ये डिटेल कभी जीआईटी को नहीं मिल सकती थी अगर जावेद कियानी साहब खुद ना देते। पीएम हाउस से बीएमडब्ल्यू गाड़ी आती थी, गाड़ी का मतलब बीएमडब्ल्यू भी जिक्र है कि वहां की गाड़ी आती थी, उस गाड़ी में ये जाती थी और सरकारी गाड़ी थी। वो कहते सरकारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बीएमडब्ल्यू आती थी जो फिल बैरी को लेके जाती थी, जिनके पास वो होते थे डॉलर, यहाँ बेरर सर्टिफिकेट्स होते थे। उन्होंने कहा जनाब के फिल बैरी साहब जो है इनकी दोस्ती तल्लुक बना था इन नवाज शरीफ साहब से 1985-88 से, उस वक्त की इनकी दोस्ती थी, उस वक्त इनके तल्लुकात बने फिल बैरी। अब ये जेआईटी को बातें नहीं पता चलनी थी अगर जावेद कियानी साहब ये बातें खुद ना बताते, इसलिए तो उन्होंने लिखा है, इन्होंने वॉलंटियर करके हमें इंफॉर्मेशन दी है जो हमें भी नहीं पता थी। दूसरे लफ्जों में जीआईटी के एरिए जावेद कियानी साहब ने बहुत बड़ा छुरा मारा है। एक डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, आपने बीच में उन्होंने जो अपने कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि ये गठजोड़ था, नेक्सस था चार लोगों का, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उसके बाद कियानी साहब, शेख सईद साहब और फिल बैरी, 4 लोगों की ये एक नेक्सस था, गठजोड़ था। वो कहते थे जनाब कि मेरे मामू जो हैं उन्होंने इनको भेजा, उन्होंने फिल बैरी को कहीं से ढूंढा, किरदार उन्होंने ढूंढा और ये वहां से आते थे, ट्रैवल अनसाइंड ट्रैवलर, ये चेक लेके पाकिस्तान आते थे,
जवेद कियानी कहते हैं मैंने यहाँ पे 3 लोगों के जेली अकाउंट्स खोले हुए थे, वो ट्रैवल चेक फिल बैरी से लेते थे, उनको अपने जेली अकाउंट जो उनको मैंने बताया उसमें असगर साहब थे, रमजान साहब थे, सलमान जिया साहब थे, जो नहीं एग्जिस्ट करते थे, उनके अकाउंट में डाले थे। तो उसी वक्त उसी लम्हे उनको वो डॉलर यहाँ बेरर इनको सर्टिफिकेट बना देते थे, वो लेते थे वहां से, वो फिल बैरी को देते थे उसके अगेंस्ट। और फिल बैरी साहब बकौल जवेद कियानी साहब के, ये डॉक्यूमेंटेड है, लिखा हुआ है, वो कहते हैं उनको लेने के लिए वजीर आजम हाउस की आती थी बाकायदा BMW आती थी, वो BMW पे जाते थे और जाके वो नवाज शरीफ साहब से मॉडल टाउन में मुलाकातें करते थे। अब उसके बाद इस्लामाबाद भी मुलाकातें करते थे, जब भी साल में 3-4 दफा आते थे, वहां भी मुलाकात इस्लामाबाद भी लाजमी करने जाते इस पे कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे नहीं रहा, फिल बैरी साहब जो हैं वो अमेरिका से बरह रास्त आते थे और नवाज शरीफ साहब जो वजीर आजम थे इनसे यहाँ भी मुलाकात करते थे। तो जवेद कियानी साहब ने तो बरह रास्त नवाज शरीफ साहब को एक तरह का, मतलब फिल बैरी जिसके बारे में JIT कह रही है, खुद भी कह रहे हैं कि वो वहां से आता था, डॉलर के ट्रेवल वो चेक लेके आता था और आता सिर्फ नवाज शरीफ साहब से मिलने था। तो जवेद कियानी साहब जो ये धमकियां दे रहे हैं कि जनाब मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, अगर इन्होंने वीडियो रिलीज कर दी इनकी जिसमें सारी ये डिटेल नवाज शरीफ साहब और फिल बैरी के बारे में बता रहे हैं, हजूर जरा सब्र कर लें, जो आप इंफॉर्मेशन नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वहां पे दे के आए ना, अब थोड़ा सा दिल बड़ा करें, हौसला करें, अपने बयान की कॉपी जरा पढ़ लें, बयान बड़ा करना पड़ेगा, बयान पढ़ लें। मैं इसके बाद ब्रेक ले लें। मैं बताना चाहूंगा कि जो ये मिस्ट्री थी शेख सईद साहब की, वो सारी इन्होंने सॉल्व की है, हमें भी वो बातें नहीं थी बिल्कुल, जो बातें नहीं मालूम थी वो खुद इनकी जानिब से रज़ाकाराना तौर पर बताई गई। छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि JIT की ये रिपोर्ट पढ़कर किस ने इंडियन फिल्म के किरदार गजनी की याद को ताजा कर दिया। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। जावेद कियानी साहब से मुताल्लिक बात हो रही है, जिस तरह से मुख्तलिफ बयानात उन्होंने सख्ती से सरदर्द कर दी कि मेरे से मंसूब न किए जाए, लेकिन JIT की रिपोर्ट कहती है कि अपने तौर पर बहुत से अहम राजों से वो पर्दा फिर भी उठा गए। मजीद कुछ डिटेल्स आपके पास हैं? वो भी ये क्लास साहब ने जो इन्वेंट किए ना, ये गजनी सिंड्रोम, उसी का शिकार है। अंदर कुछ और बता के आए हैं और बाहर आके कुछ और बता के आ रहे हैं। ये इनके जरिए ही हमें पता चला है। मुझे वाशिंगटन में 4-5 साल जर्नलिस्ट के तौर पे काम करने का मौका मिला है और वहाँ चूँकि जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट होती थी तो सारा कुछ जो है ना वो सईद शेख साहब के मतलब वो होता था। तो हम उनकी वजह से बाकायदा एक दफ़ा हमारे जो रियाज खोकर साहब एम्बेसडर हैं, तो एक वीट स्कैंडल हुआ था, इनको वीट के ठेके दिए गए थे, जो उस पर उन्होंने बेचारों ने एज एम्बेसडर शोर मचाया। कंपनी है, शिपमेंट कंपनी है, तो इनको दिए गए थे वीट की। वो अपने ज़माने में बड़ा स्कैंडल बना था। वो एज एन एम्बेसडर उन बेचारों ने ज़रा प्रोटेस्ट कर दिया था, तो उनकी प्री मैच्योरली वहाँ से छुट्टी करके तो फिर बाद में बड़ी मुश्किल से उनको चाइना के एम्बेसडर लगवाया गया। तो वो हुआ। तो हम हमेशा सोचते थे ये इनका ताल्लुक क्या है। तो ये कियानी साहब ने, जावेद कियानी साहब ने बताया है कि जनाब मेरे मामू जो है वो जहाज में एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब 1969 में 69 में वो मिले थे। फिर वो ऐसी लव एट फर्स्ट साइट, वो ऐसी दोस्ती हुई कि उसके बाद वो फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा, मुझे 73 में याद है कि वो मेरे अंकल आ रहे थे तो लाहौर एयरपोर्ट पे जो है ना नवाज शरीफ साहब खड़े थे। अच्छा। और फिर वो म्यूचुअल हमारी सारी खानदान की शादियां पे यहाँ पे वो भी आते थे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इवन मोइन कुरैशी साहब और सारा खानदान जो है ना उनकी बच्ची की शादी पे भी वहाँ पहुँचता था। तो वो सारा जिसका नाम आया था सारा शेख इनकी साहबजादी थी, उनकी शादी पे सब लोग पहुंचे हुए थे। फिर इनके बकौल पता चला ये जो फिल बैरी का नाम है उसका नेक्सस कैसे साबित होता है। इन्होंने बताया कि जनाब वो प्रपोजल लेके आए थे कि ये जल्लो पार्क के अंदर, जो लाहौर के अंदर थीम पार्क है, उसका ठेका लाहौर से फैसलाबाद रोड का टोल प्लाजा की जो सड़क थी उसका ठेका भी, उसकी प्रपोजल भी ये फिल बैरी साहब आए थे। तो ये नवाजने का काम, ये सारा जो एक्चुअली ये इनके जरिए इन्होंने खुद इसमें जो मान ली है चीजें, उसके अंदर इन्होंने ये मान दिया है कि जनाब ये जो फिक्टिशियस अकाउंट्स थे ये मैंने खोले थे। हाँ वो जरूर मैंने अंकल के कहने पे हैं, पर अंकल तो अमेरिका में ही रहते हैं, फंसेंगे ये यहाँ पे ECL पे लग गए हैं। और इन्होंने मान भी कर लिया है। इन्होंने ये भी मान लिया है कि जनाब वहाँ से जो है ना पैसे बिल्कुल शैमरॉक का भी जाते थे जिससे लंदन के फ्लैट खरीदे गए। उन्होंने ये भी मान लिया कि हाँ ये तमाम रिश्तेदारों के मनी लॉन्ड्रिंग का सारा इकरार के उस अकाउंट्स में पैसा आते थे। उन्होंने एक दफ़ा कहा हाँ उसमें से थोड़े से मैं भी अपने एतराफ़ी बयान में इन्होंने कहा
कि मैं भी थोड़े से पैसे निकाल लेता था, बहुत ज्यादा नहीं थे, अपने प्राइवेट अकाउंट में जाली अकाउंटों से, तो वो भी करार किया हुआ है। ये हमारे पास जो इस JIT की एक जो इन्होंने नक्शा बनाया है, जी, जी, जी। आसान लफ्जों में समझाने के लिए मेरे प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे स्क्रीन पे कि कैसे ये 20-30 साल इन अकाउंट से ये पैसे आते रहे और पैसे यहाँ लॉन्डर होते रहे। इन कियानी साहब के जो जाली अकाउंट बनाए गए थे उनमें रेमिटेंसेस के जरिए बुलाए जाते थे, फिर उन्हीं अकाउंट्स में जो है बाहर से ट्रैवलर चेक आते थे, बेरर डॉलर सर्टिफिकेट बनते थे, जिनके लिए उसी जमाने में पॉलिसीज बनती थी, अपने ही अकाउंट्स को बाहर चलाने के लिए पॉलिसी SROs आ जाते थे। तो वो सारा जो पूरा स्कीम ऑफ थिंग्स थी उसके सेंट्रल रोल में जावेद कियानी साहब थे। मामू पे ये डाल रहे हैं, मामू तो हैं अमेरिका में, फंसिए गए हैं ECL में, तो इनको ये सारे जवाब, ये नक्शा जो है, ये जो सारा नक्शा है कि ये सारे रिश्तेदारों के एक के नाम है, कैटेगरीज हैं, पूरा वो बना के JIT ने बड़ा थॉरो काम किया हुआ है। तो ये नक्शा इधर से क्या बड़ा एक प्रोग्राम में नहीं, इसके लिए मेरा ख्याल कम से कम 2-4 महीने लगेंगे इसको एक्सप्लेन करते हुए। तो ये इतनी आसानी से इनकी एक तरदीद से जो है ना वो इनकी जान नहीं छूटने लगी है। बाकी जो है मैं असल जो केस इनकी वजह से जो बना है जिसके ऊपर वो है प्राइम मिनिस्टर में बेसिकली के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और वसाइल से ज्यादा असासे आमदनी, जिसमें टैक्स इवेजन वगैरह भी आ जाती है। और ये खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया था कि जनाब आपने JIT ने इसको ये TORs में से शामिल था। तो उसके अंदर कि इन तमाम की जो प्राइम मिनिस्टर खास तौर पे जो नवाज शरीफ साहब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने 90 और 93 में, तो इनकी जायदादें जो हैं वो रॉकेट की तरह ऊपर गई। तो वो सारी तफसीलात हैं एक एक बच्चे की, प्राइम मिनिस्टर के वालिद की भी, वो जो 1 से 45 फैक्ट्रियां बनी उस बाद में भी जो है उसकी तफसील है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल हुसैन नवाज साहब जो हैं उसमें 91-92 में वो एक बच्चे थे, उनकी कोई आमदनी नहीं थी और उनके नाम पे जो शेयर थे वो लॉस में थे, मगर 30 लाख से एकदम क्लास अप 30 करोड़ 36 लाख रुपया, उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। 1992-93 में वो एकदम आया और JIT का कहना है कि जनाब ये बच्चे प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल हुए। इस नक्शे के अंदर ये सब कुछ मौजूद है, ये जो दिखाया जा रहा है। इसी तरह हसन साहब जो हैं उससे भी छोटे थे, कमसिन थे, कोई आमदनी नहीं थी, मगर 90 में जो 92 और 93 में के दरमियान में 2 मिलियन से एकदम जो है ना एक ही साल में 31 मिलियन, मतलब है कि 3 करोड़ रुपए उनके एकदम असासे आ जाते हैं। इसी तरह ही डार साहब का उनके इन्होंने तफसील बताई थी कल परसों, 93 गुना एक ही दम 94 में के करीब 93 गुना 93 टाइम्स 93% में 93% नहीं कह रहा, 93 गुना उनकी जायदादें बढ़ी गई। और वो क्योंकि ये इसके अंदर बताया हुआ है कि वो मनी इधर से इधर जाती थी, पूरी स्मोक स्क्रीन की गई भी थी, तो उसकी वजह से वो यूं जाता है ग्राफ, फिर यूं जाता है, एकदम अकाउंट खाली हो जाता है, इधर से पैसे उधर जाते हैं, उधर से इधर जाते हैं। पर वो सारा जो है ना घूम फिर के सेंट्रल वो जावेद कियानी साहब के यहाँ हुदैबिया का जो केस है ये क्रक्स है, सेंटर ये है, इसके उसमें वो आता है। तो वो क्लास ये लंबी बात हो जाएगी, उस पर मेरा ख्याल आप थोड़ा सा नक्शा पढ़ रहे थे, आप नक्शा पढ़ रहे थे। ब्रेक से वापस आके जरा नक्शे की तफसील भी हम बताएंगे। क्लासेस साहब आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं नक्शा पढ़ते हुए, ब्रेक से वापस आएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे क्या वजह है, और ये भी आपको बताएंगे कि जिनको JIT की जानिब से टैक्स चोर और बददियानत करार दिया गया उनके बारे में जनरल रिटायर्ड अमजद ने मजीद क्या कच्चा चट्टा खोला, क्या इंकशाफात किए। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब तो बड़ी दिलचस्पी के साथ ये नक्शे को देख रहे हैं, इनसे तो जानेंगे इनकी मुस्कुराहट की वजह, लेकिन आप भी कुछ हमें डिटेल में समझाएं आमिर साहब, इस नक्शे में मजीद क्या कुछ है। ये हमारी सिर्फ सुई जावेद कियानी साहब पे नहीं अड़ी हुई, उन्होंने बड़े आराम से तरतीब कर दिया। ये जो नक्शा है ये क्योंकि सारा इतना कॉम्प्लिकेटेड वेब ऑफ ट्रांजेक्शन है कि ये TV पे आम 1 घंटे के प्रोग्राम में नहीं समझा आसानी से। मैं थोड़ा सा जो अगर ये पूरे स्क्रीन पे अगर ये प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में जो है वो हैं जावेद कियानी साहब और इसहाक डार के
स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, ये ठीक जो है, होता है ये लाइन भी please रेस वहां से बताइए audience के लिए। 1A बिल्कुल इसके सेंटर Zoom में in करें अगर जरा। जूम इन करें हाँ, और तो करें। जावेद कियानी साहब हैं। फिर इसके अंदर वो है कि इनफ्लोज कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे थे, किन किन अकाउंट्स में जा रहे थे, फिर वहां से कैसे निकल रहे थे, और उसके बाद उन्होंने इसकी क्रोनोलॉजी लिखी हुई है कि 1 2 3 4 ये कहानी शुरू आसान लफ्जों में कैसे हुई। तो ये स्टार्ट यहाँ से होती है नंबर 1 कि जावेद कियानी, अ ट्रस्टेड फ्रेंड एंड फ्रंट मैन ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हैविंग क्लोज रिलेशनशिप विद बैंक अथॉरिटीज, assisted मियां नवाज शरीफ in opening and remitting into fake currency accounts and to further utilize foreign exchange available as collateral बताया for, आमिर ये साहब, तो आप लंबा है, अंग्रेजी मतलब में ये उसमें। शुरू में उन्होंने शुरू किया है कि जनाब ये जावेद कियानी साहब जो है नवाज शरीफ साहब के फ्रंटमैन थे, फिर ये आगे कहानी चलती रहती है दूसरे, फिर पार्ट 2 में किस्तों में जो है ना सीजन 3 की पार्ट एपिसोड 2 में फिर जावेद कियानी साहब के शुरू होते हैं कि फेक अकाउंट्स खुलते हैं, फिर आगे सारी तफसील जा रही है उसके अंदर, मगर ये सेंट्रल कैरेक्टर जो है ना सारे उसके वो जावेद कियानी साहब हैं और वो ECL पे लग गए हैं। बिल्कुल ECL पे लग गए हैं। क्लासेस साहब सीजन 3 की एपिसोड 2 तो बता दी, बाकी के एपिसोड आप अपनी मुस्कुराहट में लिए बैठे हुए वो भी आप मैं बताएं। जैसे आमिर ने कहा, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब वापस आए इस पे स्टूडियो में, इसमें जो आमिर ने बातें की हैं, अब बाकी ये दिखाएं, यहाँ रुक दें, ये जावेद कियानी साहब नंबर 1A दिखाया सर उन्होंने, जो अगर आप बाकी पूरे इन 8-10 वॉल्यूम को भूल जाएं सर, कोई जरूरत नहीं आपकी उसकी। सिर्फ मेरा ख्याल है ये वह ये जो चार्ट बनाया है ना GIT ने, वैसे दाद देनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने बैठ के ये पोस्टमार्टम किया है, जो लोग भी बैठे थे, जो टीम थी, जिस तरह की उन्होंने एफर्ट्स इसमें पुट किए ना, JIT कह लें, जिन IT कह लें, जिन IT कह लें, उन्हें कसाई वाकई कसाईयों वाला काम है। अब बात यह है कि इल्जाम अपनी जगह, इनको फैक्ट्स का जवाब देना पड़ेगा, इल्जामों से काम नहीं चलेगा। जावेद कियानी साहब जो आज धमकियां दे रहे थे, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, हुजूर आप तो खुद कानून के शिकंजे में आ चुके हो, आपको तो GIT ने कहा इनको साथ शामिल करके प्रोसिक्यूशन कीजिए जावेद कियानी की, और आपने तो खुद माने कि आपने जेल अकाउंट्स खोले हैं, आप वो तो लिख रहे हैं फ्रंट मैन थे नवाज शरीफ साहब को, बाकी छोड़ें, ये शमराक कंपनी है जिसने वो खरीदे थे फ्लैट्स वहां पे लंदन में, वो जो उनको ओनरशिप कहती थी। इसमें चार्ट में तो जो लिखा हुआ है, जावेद कियानी साहब ने बताया कि मैंने सलमान जिया के उससे बैंक अकाउंट से जैली खोला हुआ था, $3.5 लाख जो है शमराक के अकाउंट में वहां पे भेजे इन्होंने लंदन, जिसे वो ये उन्होंने खरीदे थे। ये अगर चार्ट अब गौर से देखें तो मदर ऑफ ऑल, आगे मैं नहीं कहना चाहता, मदर ऑफ ऑल वो जावेद कियानी साहब नंबर 1 यहां से शुरू होता है कि ये जो अगर उन्होंने अपने ट्रेल लेना ना, ट्रेल वो खोजी जो वो पहला जो लेते हैं ना पाँव के, ये पहला पाँव किसका है जो खुरा है, बेबी स्टेप, वो पहला खुरा जो है ना वो जावेद कियानी नंबर 1, दूसरा इसाक डार साहब। वो GIT का नक्शा ये कहता है कि अगर मियां साहब को आपने वो करना है, वो तोते की जान जो है, जिनकी जान जिस तोते में है वो तोता ये है, 2 तोते हैं सर, एक नहीं है, इसाक डार और वो ये कहते हैं कि अगर जो मतलब मियां साहब को अगर आपने पकड़ना है, मींस मियां साहब की सारी चीजें जो हैं, 2 लोग हैं जो इनके मेन इनके राइट लेफ्ट हैंड थे, मतलब है उनके मनी ट्रेल 2 लोग हैं, जावेद कियानी साहब और इसाक डार साहब। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब इज इक्वल टू जावेद कियानी एंड इसाक डार। बाकी चीजें वैसे दाद देनी चाहिए, मुझे दुख होता है ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, अपनी फैमिली के लोगों को भी इस्तेमाल कर रहे थे। जावेद कियानी साहब कोई एक ना इनके बच्चों को इनसे जवाब लेना चाहिए सर, आमिर साहब इनके बता रहे ठहरे जरा एक मिनट सारा, बाद में उसमें की बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, जो बाद में रोते हैं ना कि हमारी फैमिलीज को बुलाया जा रहा है, हमारे बच्चों को बुलाया जा रहा है, हमारी बेगमात को बुलाया जा रहा है, हमारी बेटियों को बुलाया जा रहा है, और बड़ी ज्यादती हो रही है। पहली ज्यादती है जावेद कियानी साहब जैसे लोग खुद करते हैं, इसमें क्या पता इंकशाफ हुआ है, खुद इन्होंने बताया GIT को, अपनी बेगम का भी अकाउंट इन्होंने इस्तेमाल किया है जावेद कियानी जी, वो कहते कोई ज्यादा रकम नहीं, $4,000 थे, कर तो लिया अपनी बेगम का भी इस्तेमाल किया अकाउंट और अपनी वालदा साहबा का भी किया है, तो और उनके नाम इस चार्ट में आ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे, मतलब हम थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते हैं। जावेद कियानी साहब के बच्चों को माशाल्लाह बड़े हो चुके होंगे, क्योंकि इनकी शादी 1988 में हुई थी, जो इन्होंने डिटेल बताई है। इनको अपने वालिद साहब से पूछना चाहिए कि अब्बा हुजूर आप जो हैं अपनी फैमिली के लोगों के नाम पे ये काम कर रहे थे जस्ट टू प्लीज हमारे मामू जान व सही शेख साहब के लिए, या आगे से नवाज शरीफ साहब के लिए? आप पहले नाम नवाज शरीफ साहब ने भी तो यही किया हुआ, उन्होंने भी तो सारे अपनी वालदा, ये इसी चार्ट के अंदर उन सब खानदान की तमाम औरतों के नाम है, पम्मियां, चाचियां, फूफियां, सबके उन्होंने भी किया है, उनकी वालदा मोहतरमा का भी नाम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे ऑनरेबल लोगों से कि अगर आप ये काम कर, और आपको पता है कि आप यहाँ जैली काम कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, और आपको वहां पे मामू जान जो सही शेख साहब है, वैसे अमेरिकन जो हमारे पाकिस्तानी है, वो वहां पे काउंसलर है हमारे, दाद दें,
उन लोगों को जो जाके मिलते होंगे, इज्जत करते होंगे कि सही शेख के कर्तव्य तो देखें, कारनामे तो देखें, क्या निकल कर मामू भांजे की वारदातें देखें। वैसे मैं हैरान था कि उनको प्राइम मिनिस्टर क्यों जो है यूएन उसके इजलास में साथ बिठाते हैं। तो मैंने कहा जी प्रोटोकॉल के इशू नहीं है। उन्हें मुझे फिर बताया गया था, मेरा ख्याल शायद मलिया लोधी साहबा ने बताया था कि वो हमारे ऑनरेडी कौंसल जनरल है। ठीक है, तो बाकी ये जो है ना, जावेद कियानी साहब जो है ना, ये जो वहां गजनी बन गए ना आज कि मुझे कुछ याद नहीं है, तो मेरा ख्याल है जरा आज हमारे उसे किस्मत खां के हमारे जिम्मे लगाया था रिसर्चर जो हैं कि जरा आप जरा तफसील से ढूंढें आज पूरे इनमें ये बुकलेट्स पढ़ के कि कौन कौन से हमारे जो यहाँ ये मेहरबान है, जब वो जेटी के सामने गए तो वहां पे कैसे कैसे मेमोरी लैप्सेस हुए, किस किस को क्या भूल गया। तो मेरा ख्याल है जरा ये पहले पास कोई क्लिप भी आपने तैयार करवाया है? भी क्लिप हमारे पास तो होगा, लेकिन मेरा ख्याल में वो जरा रिपोर्ट के ऊपर हम बात कर देते हैं, गजनी के हवाले से जो बात हुई। और प्राइम मिनिस्टर की भी बात करना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि फिर ब्रेक में हम बढ़ जाएंगे। आमिर साहब, प्राइम मिनिस्टर की भी बात करना चाह रही हूँ मैं। प्राइम मिनिस्टर का जो वो कहते हैं कि मैंने कोई चेयरमैन नहीं हूं, ना कोई तनख्वाह वसूल की है भाई। अभी जो है असल तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो जो है ना वो तो कॉन्क्रीट पेपर एविडेंस है। तो बाकी तो उसके अलावा जो ये आगे एक्सप्लेन कर रहे थे कि लिविंग बियॉन्ड मीन्स और अपने वसाइल से ज़्यादा असासे और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, जब प्राइम मिनिस्टर थे ये सारे असासे बड़े वो है। मगर अभी ये जो 4 शहादतें हैं उसका अब उन्होंने इधर उधर छपवाते फिर रहे हैं। हुसैन नवाज साहब का बयान आया कि जनाब वो कंपनी दुबई की जहाँ का वो कामा लिया था FZE जो कंपनी है कि उसके अंदर वो उन्होंने आप साबित करते हैं उन्होंने तनख्वाह कभी नहीं ली, 10,000 दिरहम जो है ना उसकी तनख्वाह थी। तो इससे क्या वो साबित करना चाह रहे हैं भाई साहब, अगर वो लें या ना लें, आपने ये इकरार तो कर लिया ना कि वो कंपनी में थे और चेयरमैन थे, और एक्चुअली जो पहले उससे वो सेल्स मैनेजर था, सेल्स काट के फिर मार्केटिंग, और याद रहे ये ओहदा उस वक्त था जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी थे कि जी उन्होंने ये आगे तवज्जो दी है कि वो ट्रैवलिंग का आसान हो जाता है इसलिए लिया था। क्या पाकिस्तान के जो इससे पहले 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर थे उनको दुबई जाने के लिए ये कामे की ज़रूरत थी? ये बड़ी शर्मनाक बात है। और अभी पता नहीं वो सही यानी फॉरेन ऑफिस का एक लेटर भी चल रहा है कि यूएई के जो हुक्मरान हैं वो उनकी कॉल नहीं ले रहे थे। कोई एक लेटर भेजा गया जिसमें कहा कि जनाब प्लीज़ ये नंबर है, प्राइम मिनिस्टर ढूंढ रहे हैं, आप कॉल कर लें, हम सो कॉल्ड एक न्यूक्लियर कंट्री हैं। तो ये तो जी जो है ना कि जनाब वो वाला उस कंपनी से इन्होंने करार कर लिया है। तो वो डिक्लेयर सिर्फ ये नहीं है इशू कि वहाँ से पैसे नहीं लेते थे, वो कंपनी डिक्लेयर नहीं की थी। और उनकी ये कि जी ऑफशोर कंपनी नहीं है। ऑफशोर का मतलब ये होता है जो हमारे शोर से बाहर है, जो है मुल्क से बाहर जो कंपनी है वो ऑफशोर कंपनी होती है। और उस कंपनी में मिलियंस ऑफ डॉलर, लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो रही है, डाले गए, वहां से लंदन गए, और वो एक एक्टिव अकाउंट था, ये कोई गवर्नमेंट अकाउंट भी नहीं था। आपने भी रिपोर्टें पढ़ी हैं सारी, ये जेटी ने कहीं लिखा है कि नवाज शरीफ साहब की ऑफशोर कंपनी थी? उन्होंने तो ये कहा है, मेरा ख्याल मुलाजमत का बाद में आया लगा है। उन्होंने सिर्फ ये कागज दिखाया कि जनाब ये कंपनी के अंदर ये भी काम कर रहे थे, वो आप ब्रेक ले लें, मैं उसकी ठीक है, ब्रेक से वापस आएंगे, इसकी डिटेल्स तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन जिस तरह से क्लास साहब ने बात की है कि जेआईटी में बड़े किरदार हमारे पेश हुए और पेशी के बाद गजनी की याद भी उन्होंने ताज़ा कर दी। बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट हमने तैयार की, वो खूबसूरत सा क्लिप भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और डार साहब से मुताल्लिक भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जनरल रिटायर्ड अमजद और डायरेक्टर FIA बिशारत शहजाद की जानिब से इसहाक डार से मुताल्लिक मजीद क्या तहलका खेज इंकशाफात किए गए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे हैं जो कि JIT की हतमी रिपोर्ट आने के बाद सामने आ रही है। लेकिन जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है आमिर साहब, उन्होंने तो वज़ीर आज़म के साथ खड़ा होने का फैसला कर लिया और कहा इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, कानूनी जंग लड़ी जाएगी, डट जाए साहब। ये बिल्कुल ऐसी जगहों पे ऐसे ही बयान होते हैं। अपोजिशन क्या करेगी? मगर मेरा ख्याल है कि एक अखलाकी वो आती है कि ये जो चीज़ें ये जो हम कागजात दिखा रहे हैं, ये धार, ये इतना कुछ है कि अंदर एक बैक बेंचर्स के यहाँ जो है ना एक बड़ी चूँ चाँ चल रही है। और लेट से कि ये कई दफ़ा मौके आ जाते हैं पार्टीज़ के क्लास साहब कि आपके फेवरेट चौधरी निसार साहब खड़े हो जाते हैं। मैं एक ऐसी अजम्पशन दे रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जनाब मैं बिल्कुल बहुत प्यार करता हूँ नवाज शरीफ साहब से, मेरा 85 से ताल्लुक़ है ये सारा, और नाफे जनाब मैं ये कहूँगा कि आप जो है ना अब पार्टी से हट जाएं। लेट से कि वो नहीं करते, पीछे से सिर्फ एक आदमी चाहिए बैक बेंचर्स में से कोई खड़ा होकर वो कहे जी हम कोई बगावत नहीं कर रहे, हम यही रहेंगे, इसी पार्टी में रहेंगे।
पर मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग होता जा रहा है। ये जो आप और मैं जो ये रोज़ गजनी सिंड्रोम की बता रहे हैं कि क्या मजाक एक चल रहा है कि वहाँ पे किसी को जो है उसकी आप सारी तफसीलें आपके पास कि किसी को टोपियाँ भूल जाती हैं, किसी को खालू भूल जाता है, किसी को कुछ भूल जाता है, वो एक मजाक बन के रह गया। और जो फैक्ट्स आना शुरू हो रहे हैं रोज़ आते जा रहे हैं। ये जो 10 वॉल्यूम्स हैं इसके अंदर इतना मटीरियल है, आप और हम ये सारे पढ़ते जा रहे हैं सारे, कि इससे बच नहीं सकेंगे। मेरा ख्याल है ये प्रेशर आने वाले दिनों में बढ़ेगा और ये सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। नहीं भी है तो वो फिर क्या इस मुल्क का है कि किसके अंदर पूरी पार्टी के अंदर जो है, अरे एक आदमी भी नहीं है जिसका ज़मीर मलामत नहीं कर रहा उसको कि जनाब ये व्हाट इज गोइंग ऑन, ये क्या है। पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है इस वक्त कि यार ये क्या हो रहा है। आमिर बात यह है कि आज जो कैबिनेट का इजलास हुआ है और उसके साथ जो फॉरेन ऑफिस का लेटर अभी बाहर निकला है जो लीक हो के मीडिया पे चल रहा था, हालत अगर ये हो जाए किसी मुल्क के वजीर आजम की कि फॉरेन ऑफिस को यहाँ की लोकल एम्बेसी को लेटर लिखना पड़े, जो अब तक सामने आया है, अभी तक हुकूमत का उस पर कोई बयान नहीं आया, उन्होंने कंफर्म या डिनाई नहीं किया, वी विल वेट फॉर देयर कंफर्मेशन और डिनायल, कि फॉरेन ऑफिस को या लोकल एम्बेसी दुबई को लिखना पड़े कि हमारा वजीर आजम आपके साहब से बात करना चाहता है, हमारी बात करवाएं। इससे क्या साबित होता है कि पाकिस्तान के वहां पे फॉरेन उसने जो अब वजीर आजम ऑफिस है उन्होंने ट्राई की होगी डायरेक्ट वहां पे दुबई के रूलर से बात करने के लिए। दुबई के रूलर ने वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का वहां फोन लेने से इनकार किया। अगर इस खत के कंटेंट जो हैं वो ठीक है, अगर मैं अगर जानबूझ के कह रहा हूं अभी तक उसकी कंफर्मेशन या डिनाई नहीं आ रही, यार इसके बाद भी किसी को राइट रहता है कि वो एक कहे जी मैं डट गया हूं, मैं आप अच्छे डट गए हजूर। आप मुझे बताएं दुबई का शेख इनको सीरियस क्यों ले, इनकी टेलीफोन कॉल क्यों ले, अगर उसको ये पता चले कि इकामा लेके यहाँ पे ढूंढ रहे हैं यार, लेबर उस पे आ रहे हैं कि जो यहाँ पे मेरे मुल्क में अपने मुल्क का वजीर आजम होना उसके लिए बड़ी बात नहीं है, उसके लिए ऑनर की बात यह है कि दुबई में उसके पास मार्केटिंग मैनेजर का ओहदा होना चाहिए, वो आपका टेलीफोन क्यों लेगा सर। बिल्कुल ये जो इज्जत है ना सर आमिर साहब, ये किसी को फोर्स करके नहीं लीजिए सकते। यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू कमांड इट। आपने अपनी इज्जत खो दी थी जिस दिन आपने अकामे पे दस्तखत किए थे, जिस दिन आप मार्केटिंग मैनेजर लगने के तैयार हो गए थे। हाँ जी खैर 10,000 दरम भी होगा, इसमें फूड भी होगी, कपड़े भी मिलेंगे, जुराबे भी मिलेंगे, अकोमोडेशन मिलेंगे, जुराबे भी मिलेंगे, मुझे सारी चीजें मिलेंगी, मैं तैयार हूं। हजूर आपने अपनी इज्जत उस दिन खो दी थी। और जैसे आपने बात की इसकी यहाँ पे उनके कैबिनेट की, एक MNA ने एक जुरत कर ली थी, असदुर रहमान ने सर, हशर कर दिया गया था उसका, देखा था सबने, हशर हो गया था, हशर नशर, उनको यहां पे निशान इबरत बना दिया गया था कि किसी और को जरूरत ना हो। उन्होंने थोड़ा सा पूछ लिया कि एक्सीलेंसी ये क्या हो रहा है, कि थोड़ा सा मैं बताएं। ये MNAs हैं आपके, ये आपके MNAs में से किसी को जरूरत नहीं हुई, पार्टी की मीटिंग्स हुई हैं कि पार्टी के इजलास बुलवाएं, कोई पार्लियामेंट में किसी को जरूरत नहीं हुई वहां पे सवाल पूछें। आज कैबिनेट में मैं शर्तिया कहता हूं सर, मुझे एक वाकया सुनाया था चौधरी निसार अली खान साहब ने, मेरे दोस्त ने, मैं दावा कर रहा हूं दोस्ती का, वैसे चौधरी साहब की उनसे कंफर्मेशन लेनी बाकी है। उसमें उन्होंने कहा था कि एक दफा मेरे पास बड़ा अरसा हो गया कबीना की मीटिंग नहीं हुई, तो मेरे पास बहुत सारे ना कुछ 4-5 आ गए वजीर आ गए बड़े, वो अगर चौधरी साहब हमारे बड़े बड़े इश्यूज रहते हैं, कैबिनेट का इजलास नहीं हो रहा, सारे काम स्टक अप हो गए, आप वजीर आजम साहब को कहें मेहरबानी फरमाएं वो इजलास करें कैबिनेट का। ये पिछली की बात कर रहा हूँ, 1997-99 के दौर की बात कर रहा हूँ। कहते गुस्से में भी थे वो वजीर थोड़े से कि सर ऐसे थोड़ा होता है। तो चौधरी निसार अली खान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को पता नहीं कैसे राजी किया, जैसे क्या कैबिनेट का इजलास हो गया। चलिए हो गया। वो कहते मेरा ख्याल था, चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कि मेरा ख्याल था, ये वाकई मुझे खुद बताया, मेरा ये ख्याल था कि आज कैबिनेट का बड़ा इंतहाई एक्सप्लोसिव आज इजलास होगा और बड़ी मार धाड़ होगी, ठापा होगी। आज तो इन वजीरों ने नहीं छोड़ना इस कैबिनेट के इनके यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की आज खैर नहीं है। कहते जनाब रऊफ साहब मैं हैरान हुआ कि जो इजलास शुरू हुआ वही 5-4 वजीर कहते एक से एक ने बढ़कर उनकी खुशामदी शुरू की, जो गुस्से में चौधरी साहब के पास आए जनाब अली। और चौधरी साहब कहते हैं मैंने एक चिट लिख के भेजी उनको नवाज शरीफ साहब को, मैंने कहा जनाब आज के बाद कबीना को एक यहाँ पे कानून पास करना चाहिए कि खुशामद करना यहाँ इजलास में मना है। ये चौधरी निसार अली खान साहब के अल्फाज हैं। कहते आई वाज शॉक्ड कि जो मेरे साथ आए थे लड़ने के लिए कि मियां साहब इजलास नहीं कर रहे, ऐसी ऐसी खुशामदे की। मैं आपको शर्तिया कहता हूं सर, एक से बढ़कर एक ने वहां खुशामदे की होंगी। ये क्लास में आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ एक नहीं बोला होगा, नहीं बोला होगा, बिल्कुल नहीं बोला होगा, मगर जो ही नजर आएगा ना कि टाइट बदल गई है, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट याद कराऊंगा कि इस वक्त इनके जो 160-62 MNA थे ना, उसमें से 100 जो थे, 100 ने
13 में ज्वाइन इनको किया है। वो पिछली हुकूमतों की भी इस तरह ही खुशामद करते थे, तो एक सेकंड में ये यूं ही टाइट बदली। जिस दिन 2-4 खड़े हो गए ना, ये मैं ये स्पेकुलेटिव बात नहीं कर रहा जो शेख रशीद कह रहे हैं या जुल्फकार खोसा कह रहे हैं कि जी इतने उसका फॉरवर्ड ब्रो बन गया। मेरा ख्याल है वो नहीं बनना चाहिए, ये जमहूरियत रहनी चाहिए, इसका सिस्टम होना चाहिए। पर पार्टी में किसी को कहना चाहिए कि जनाब खुदा के लिए ये बेइज्जती और नहीं बर्दाश्त की जा सकती। अच्छा, मुझे एक और वाकया याद आ गया, वाकया याद आ रहे हैं, आप सुना दें, आखिरी 3 मिनट हमारे पास। यही लोग थे जो कहते थे जनाब मुशर्रफ के हक में, जिन्होंने असेंबली से करारदादें पास करवाई थी। ये 100 लोग ही थे कि जनाब मुशर्रफ को 10 दफा वर्दी में हम प्रेसिडेंट कबूल करेंगे, बनवाएंगे, यही थे। और जनाब मुशर्रफ साहब जब यहाँ से जा रहे थे, एक बंदे वहां पे मौजूद नहीं था, बल्कि मुझे याद है जमाली साहब जब ये ना वजीर आजम से हटाए गए थे रेलवे स्टेशन, मैं गया था रेलवे स्टेशन पे, मैं वहां खुद मौजूद था और मैंने कहा उनकी आंखों में बेचारे के आंसू थे। मैंने कहा कोई भी नहीं आया, There is nobody there। जो वहां पे कौमी असेंबली में आगे पीछे वहां फिरते थे। मुझे मियां नवाज शरीफ साहब का एक वाकया याद है। मैं लंदन में था, 2007 की बात है, मैं और अरशद शरीफ थे वहीं पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो बर्मिंघम में या मेरा क्या मैनचेस्टर में, मुझे अब याद नहीं रहा कौन से शहर में, मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी। हम भी रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे वहां पे। लोगों ने वहां पे बड़े नारे लगाए, मियां साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मियां साहब डट जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मियां साहब जज्बाती हो गए। मियां साहब ने कहा बात सुने, उन्होंने कहा यही नारे जो है ना 1999 में लगाए गए थे। मैं जहां भी जाता था, मियां साहब कदम बढ़ाएं, हम तुम्हारे साथ हैं, मियां साहब कदम बढ़ाओ। कहते मैंने 12 अक्टूबर को कदम बढ़ाया, जनाब मुशर्रफ को मैंने किया डिसमिस। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई एक भी नहीं था, कोई एक भी नहीं था। तो मियां साहब को जो नारे मार रहे हैं ना इस वक्त, मियां साहब कदम बढ़ाएं, डट जाएं, लड़ जाएं, मर जाएं। अब ये सर्व हुई है सारे के सारे, एक सेकंड नहीं लगेंगे, जमाली वाला सलूक करेंगे आपके साथ, ये जनाब मुशर्रफ वाला सलूक करेंगे। क्या 2007 का वाकया प्राइम मिनिस्टर को याद होगा जो आपने अपनी जुबान से सुनाया और 99 की बात उन्होंने की? आपको बता रहे हो ना हर तरफ से कि मियां साहब यू आर सेफ। और जब आपके नर्वस ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए, इसाक डार साहब जैसा बंदा उस दिन जिस तरह की गुफ्तगू करके गया है, उसके बाद तो आपको लगता है कि मैं समझता हूँ अगर ये नहीं भी करेंगे ना तो इनके वकला इंशाल्लाह वो जिस तरह की उन्होंने ये पीछे से केस रीड किया है, वो इनको पूरा जो है ना वो फिर अपना इंतजाम करेंगे इनको निकलवाने का। याद रहे कि ये जो सारी GIT की रिपोर्ट है, ये इनके वकीलों ने तर्रा किया था। अदालत ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट, सारे बेंच ने, कि आप चाहते क्या हैं? मैं कहा जी हमें आप ऐसा करें, इसको ना ट्रायल के लिए भेज दें या कोई कमीशन बना दें जो है GIT मांगी। अगर ये कहते उस वक्त कि नहीं जनाब आप फैसला करें, तो शायद 2-3 से ये बच जाते। इन्होंने ये GIT मांगी तो ये 10 आ गया, जो सारी उम्र इनके बच्चों के साथ भी ये चीजें चलेंगी कि आपके परदादा जो थे ना उन्होंने ये काम किया। आमिर साहब जो सबसे बड़ा इनसे वो खैर नेचर करवाती होती, अच्छा हुआ ये सारी चीजें होगी, रिकॉर्डेड होगी। अब तक इनके पास एक एक्सक्यूज था कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। रहमान मलिक रिपोर्ट वन साइडेड थी, नैब के केसेस वन साइडेड थे, मुशर्रफ ने हमारे साथ उन्हें अकाउंटेबिलिटी जाती कर ली। अब आपने इनके सामने पेश हो के पूरे खानदान समेत इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू वर्जन लगा हुआ है, उसका एनालिसिस हुआ है, एक डॉक्यूमेंट। अगर आप इनके सामने पेश ना हो, ऑनरेबल रूट लेते तो कम से कम आपकी ना वीडियो बनती, ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू आते, ना एनालिसिस होते। बिल्कुल जो एक्सक्यूज पहले किए जा रहे थे, आप बिल्कुल वो भी इनके पास नहीं लास्ट मिनट आखिरी मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से पहले इन चीजों का जवाब हमें टीवी पे एक और स्पीच करें, इस दफा सच्ची करें। बिल्कुल हमें जवाब चाहिए इन चीजों का। बिल्कुल इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।